थोड़ा सा वेट करते हैं, बच्चे ज्वाइन कर लेना, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, सेशन का मकसद बच्चे ये है, एक सबसे पहली बात कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएं जिनकी आप रिवीजन कर लें। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। कभी शॉर्ट में आ जाते हैं वो टॉपिक, और कभी वो टॉपिक जो है वो आपको एज अ लॉन्ग दे देते हैं। ठीक है, एक तो वो, और इसके अलावा यस, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है हर पेपर की मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे आप कहते हो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में डेरिवेशंस होती हैं। ठीक है, वैसे बायो का जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसमें हमारे पास और चीजें होती हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है। ठीक है, हमारे यहाँ डायग्राम्स जो है, आप समझ लो ये की है आपके पास एक अच्छे मार्क्स गेन करने की ना, जो एक बेस्ट की होती है बायो के अंदर, दैट इज आपकी डायग्राम्स और आपके फ्लो चार्ट्स। जिन जिन क्वेश्चंस के साथ आप अपनी डायग्राम बनाओगे ना, और जिन क्वेश्चंस के साथ आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, बेशक बुक में नहीं गिवन फ्लो चार्ट, आपको अपने माइंड से लगता है कि यार इस क्वेश्चन का मैं इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से बेहतर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आप वहां पे वो चीज खुद से अप्लाई करो। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के साथ आपकी डायग्राम होगी, जिन क्वेश्चंस के साथ आपका फ्लो चार्ट होगा, उन क्वेश्चन में आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया, और उसके साथ जो है एक आप लोग की मोरल सपोर्ट। ठीक है, कि आप लोगों ने आराम से, बहुत ही काम होके, बहुत ही इत्मीनान से पेपर करना स्टार्ट भी करना है और पेपर को एंड भी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई आपकी क्यूरीज वगैरह हैं बच्चे, तो वन बाय वन आप लोग मुझे बता दें वो, बिकॉज अभी बाकी ग्रुप्स में आई थिंक सर ने जो है वो लिंक नहीं शेयर किया, तो बच्चे आते हैं तो फिर मैं उनको जो है वो साथ ही स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है उससे पहले, कुछ करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो वो जल्दी से कर लो। जैसे ही बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं तो फिर मैं साथ स्टार्ट करवा दूंगी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज वो, और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे पेपर सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, किस तरह से बेहतर हम पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। हाँ जी बेटा। फुल फुल तैयारी की है आप लोगों ने, या सिलेक्टिव टॉपिक्स किए हैं, या सिलेक्टिव चैप्टर्स किए हैं? थोड़ा सा मुझे आइडिया दें ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँ। ठीक है, ओके, सिलेक्टेड आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए। ठीक हो गया, मतलब चैप्टर्स आपने फुल फुल चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर किया, आपने चैप्टर्स के अंदर से टॉपिक्स को प्रिपेयर किया। ठीक है, ये भी एक अच्छी अप्रोच है, ऐसे भी आप कर सकते हो। बिकॉज देखिए, फर्स्ट चैनल का पेपर आपने दिया है, अब बच्चों को वहां से पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक दफा पेपर देते हो तो बच्चे माशाल्लाह से बहुत कैपेबल होते हैं, उनको चीजों की समझ आ जाती है। तो अगर आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स भी किए हैं और अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है उनको, आपने ये भी देखा है कि इसको शॉर्ट की तरह भी हम अटेम्प्ट किस तरह कर सकते हैं, इसको लॉन्ग की तरह किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो भी अगर आपने देख ली हैं, तो यस, इससे भी आप अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज अपने माइंड रखो कि इस टाइम तक जो आपने तैयारी कर ली है ना,
वो बिल्कुल ठीक है, वो बेस्ट है सेकेंड एनुअल के लिए। ठीक है, इस टाइम पे आके मजीद कोई टॉपिक आप लोगों ने याद करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, इस टाइम पे जो आपने ऑलरेडी आपका कोर्स कवर हो चुका है, जो आपने टॉपिक्स ऑलरेडी आपने जो है वो कवर कर लिए हैं, आपने इस टाइम पे उनको रिवीजन देनी है अच्छी तरह से, ताकि ऐसा ना हो कि कल जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओ तो जो टॉपिक्स आपके कवर थे उनकी रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हुई, तो ऐसे ना हो कि आपको वो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा भूलना शुरू हो जाए या आपको मिक्सअप होना शुरू हो जाए। तो इस टाइम पे आपने बेस्ट काम ये करना है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वर्गा। इस टाइम पे आपने ये करना है कि आपने 70% प्रिपरेशन की है, आपने 80% प्रिपरेशन की है, आपने 90% की है, जितने भी आपने प्रिपरेशन की है आपने उसको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन देनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आप कहें यार इसमें तो मैंने ये चीज नहीं की, ये चीज नहीं की, आप उसको जो है वो दोबारा से याद करना शुरू हो जाए। तो ये चीज अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जो आपने प्रिपरेशन कर चुके हैं उसको मैच करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और उनको प्रिपेयर करें कि इसको शॉर्ट में अगर ये चीज आती है तो मुझे कितना मटेरियल इसके अंदर देना है, और अगर लॉन्ग में ये चीज आती है तो उसको मैंने कितना मटेरियल इसके अंदर लिखना है। डायग्राम्स, मैं बार बार बच्चे आप लोग को दोबारा से बता रही हूँ कि डायग्राम्स के ऊपर आपने बहुत खास तवज्जो देनी है। ठीक है, ये ना हमारे पास एक हथियार होता है, एक टूल होता है बायो के अंदर, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक है, ये बायो के बच्चों के पास एक स्पेशल टूल होता है, आप ये याद रखो कि एक स्पेशल टूल है जो किसी और सब्जेक्ट के बच्चों के पास ये वाले जो है एज, एक एज पॉइंट उनके पास ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक वो स्पेशल टूल है जिसके थ्रू हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, ठीक है, उसके अंदर डायग्राम बनती थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्गेनाइज की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज में आपको पता है हर एक ऑर्गेनाइज की आगे फर्दर डायग्राम मौजूद है। एक बच्चा है जो उसकी पूरी की पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन बताता है, डेफिनेशन देता है, उसका स्ट्रक्चर बताता है, उसका फंक्शन बताता है, लेकिन साथ डायग्राम नहीं देता। और एक बच्चा ऐसा है जो टू द पॉइंट आंसर देकर थोड़ी थोड़ी लेंथ उठाएगा, वो डेफिनेशन की थोड़ी सी लेंथ उठाएगा, स्ट्रक्चर की, उसका फंक्शन बताएगा, लेकिन उसको वहां पे एग्जामिनर को प्रोमिनेंट चीज वहां पे क्या नजर आ रही होगी? चार बच्चों के पेपर चेक करता है, डायग्राम मिसिंग है, एक बच्चे का पेपर चेक करेगा उसने प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम दी हुई, तो ऑब्वियसली वो चीज एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसको समझ में आ जाता है कि यार ये जो बच्चा है ये उस बच्चे से या उन चारों बच्चों से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है कि डायग्राम जहां पे भी बनी होगी एग्जामिनर को उसके माइंड में आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, और जहां पे वो आपको 3 में से 2 नंबर दे रहा होगा ना, वो 2.5 दे सकता है, वो इवन के 3 भी दे सकता है आपके डायग्राम से खुश होके। ठीक है, तो एग्जामिनर से मार्क्स निकलवाना इज नॉट एन इजी टास्क। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर और आपके पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके के ऊपर कि आप पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करते हो, तो आप अपने एग्जामिनर से जो है वो मार्क्स निकलवा सकते हैं। ठीक हो गया? यस बेटा, मैं बताती हूँ आपको डायग्राम्स कौन कौन सी आपने इंपॉर्टेंट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू, चैप्टर वाइज। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके बाद आएंगे पेपर बताऊंगी। ठीक है, सात आठ क्वेश्चन हुए आपके। सबसे पहले तो बच्चे हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, चैप्टर वाइज बताऊंगी आपको, और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर से भी जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आमना बेटा मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करूं। ठीक है, हर एक टीचर का अपना एक वे होता है, सर मैथ का जो वे है
वो स्पेसिफिकली वो अप्लाई करते हैं, उनको उस चीज का अच्छी तरह से पता होता है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट का हर किसी को अच्छी तरह से पता है। तो मैंने उनकी ये नहीं देखी प्लान ए और प्लान बी वाला, लेकिन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको बायो के अंदर भी। तो पहले मोस्ट टॉपिक देख लेते हैं ना, फिर हम प्लान ए और प्लान बी का भी देख लेंगे। ठीक है, ओके जी बेटा। यस अंजल, मैं जरूर आपको गाइड करूंगी। ठीक है, ओके बेटा। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से और पास्ट पेपर से जो है वो दोनों को कंबाइन करके आपको बताते हैं। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है पेपर में आते हैं, और 80% जो कोर्स होता है ये नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर से ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई शर्त ये नहीं होती ना कि ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब हम आपको एक टॉपिक बताएंगे ना इंपॉर्टेंट के लिए, तो हमारे कहने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से शॉर्ट भी आ सकते हैं, इसके अंदर से लॉन्ग भी आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि बच्चा उसको ए टू जी रट्टा तो लगा लेते हैं लॉन्ग के हिसाब से, लेकिन अगर उसके अंदर से स्पेसिफिकली कोई शॉर्ट बनकर आ जाता है ना, कोई कॉन्सेप्चुअल पूछ लेते हैं अंदर से, तो वहां पे थोड़ा सा इशू होता है। इसीलिए मैं बार बार बच्चों को यही कहती हूँ कि आप जब एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हो ना, तो उसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से प्रिपेयर करो। लॉन्ग में तो बच्चे कोई मुश्किल है ही नहीं। लॉन्ग आता है तो आपको पता है आपने वन लाइन से स्टार्ट करके एंड तक उसको लिखना है। या अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेगा तो वो क्या करेगा, बीच में हेडिंग्स बना लेता है। हेडिंग से भी आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, आप अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हम डेफिनेशन कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कॉम्पोजिशन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है ये ऑर्गेनाइज। ठीक है, अगर मैं उसकी एग्जाम्पल ले रही हूँ तो देन उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्पेसिफिकली उसका फंक्शन क्या है, फिर उसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो जब हम हेडिंग्स देते हैं ना, तो इससे भी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं लॉन्ग के लिए। लेकिन असल बात ये होती है कि कौन सा बच्चा इस ऑर्गेनाइजी के अंदर से अगर पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसको भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि बेशक सिलेक्टेड टॉपिक्स करें, लेकिन आप उसके अंदर से ऐसे चीजों को, मटेरियल को ऐसे अपने माइंड के अंदर लेके जाओ ना कि अगर उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप अटेम्प्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ नंबर 2 में से आता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको पता हो कि मैंने पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर क्या चीज पढ़ी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक हो गया, ओके। चैप्टर नंबर 1 है बेटा आपके पास, और आपको पता है इसमें मोस्टली क्या होती है, ऑर्गेनाइज। इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, इंशाल्लाह बेटा, क्यों नहीं दिसना, जरूर इससे ऊपर भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, बस अपने आप को काम और पीसफुल रखें, और जो आप बस अपने माइंड को ये बताएं कि जो आपने प्रिपरेशन की है ना, उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हो। असल में होता है आपका टेम्पो, आपका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। मोमेंटम टूटता है ना, तो फिर आप तब अच्छी तरीके से तैयारी हो भी सही तो आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सेकंड एनुअल पेपर जो है वो पहले से बहुत ईजी आता है, ये चीज आपको मुझसे अच्छी तरह से पता है। ठीक है, सेकंड एनुअल हमेशा, ये हमारा क्या कहते हैं, आप ये समझने की एक्सपीरियंस है कि सेकंड एनुअल हमेशा फर्स्ट एनुअल से इजी आता है। तो आप लोग तो फर्स्ट एनुअल से कराए हुए हैं, और उस टाइम पे आपकी कितनी प्रिपरेशन थी और आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो आप उसको अंदाजा लगाएं कि आपके आप तो सेकंड टाइम तो उससे भी बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइज में टॉपिक है, वैसे तो सारी की सारी ऑर्गेनाइज के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं, लेकिन जो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हर दफा कोई एक टॉपिक आता होता है। ठीक है, बोल जी। दी मोस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता अंजल बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी आपका कोई बात है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से आता है, लेकिन बच्चे गैस नहीं कर पाते कि किस जगह से आया है। जो मैंने अभी आपको बताई ना कि लॉन्ग के लिए तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगती है ये चीज। तो इसलिए बच्चे गैस नहीं कर पाते कि ये वही टॉपिक्स में से आया है जो हमने कवर किए कि नहीं। ठीक है,
न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस। अच्छा एक चीज और, ये मैं साथ इन पॉइंट्स को बच्चे नोट करते जाइएगा साथ। डिफरेंस में क्वेश्चन जहां पे भी आपको नजर आए ना, डिफरेंस आपने बुक के अंदर जिस भी जगह से पढ़ा, डिफरेंस में क्वेश्चन को आपने स्टार लगाते जाना है साथ साथ। डिफरेंस के क्वेश्चंस को आपने हर हाल में कवर करना है, नहीं छोड़ना बायो के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस के क्वेश्चंस तकरीबन आपके 12 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, उसके अंदर से आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं या 3 से 4 कह लें, वो आपके डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जहां जहां आपको डिफरेंस का वर्ड नजर आए ना बायो के अंदर या चैप्टर के अंदर किसी टॉपिक के अंदर, उनको स्टार लगाते जाइएगा। इसका डिफरेंस, और आपको पता है डिफरेंस के क्वेश्चन जो है वो हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। यस बलीव बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ठीक है। अगर एक तरह से फर्स्ट एनुअल में पूछा हुआ है तो हो सकता है उसको किसी और तरह से सेकंड एनुअल के अंदर पूछ लो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कभी भी फेडरल कोर्ट के अंदर रिपीट नहीं होंगे। ओके ओके, ये फेमस क्वेश्चन था, ठीक है। यस बलीव डिफरेंस में बेटा वैसे तो हमारे लिए जो है वो 3 पॉइंट्स इनफ होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने 3 पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखने कि 1 लाइन के अंदर आपका एक पॉइंट खत्म हो जाए, थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड करें, लेकिन 3 पॉइंट। और तीन भी बच्चे, तीन के लिए भी आपने याद रखना है कि मेन डिफरेंशियल पॉइंट होते हैं, जिसमें इधर उधर की बातें ना हो। मेन डिफरेंशियल पॉइंट जो हो वो आपके 3 पॉइंट्स इनफ है फॉर द शॉर्ट। प्लस अगर आखिर में उसकी कोई एग्जांपल है, यस एक चीज और मुझे नजर आ रही है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और एग्जांपल्स, ठीक है। ये हमारे पास बायो के अंदर आप समझ लो, ये हमारे पास हर हाल में आपने प्रोवाइड करनी है। बेशक एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है कि नहीं पूछी हुई, आपका काम बनता है एग्जाम्पल प्रोवाइड करना, बिकॉज आपको मार्क्स आए, आपने मार्क्स ग्रैब करने हैं, निकालने एग्जामिनर के हाथों से, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके हर क्वेश्चन के साथ अगर तो अवेलेबल है और आप ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप ये जरूर करेंगे, ठीक है। डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट प्लस एग्जाम्पल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि इन्होंने चाप्टर में एग्जाम्पल हमसे पूछी भी नहीं है तो हम एग्जाम्पल इसमें नहीं बताते। ठीक हो गया। ठीक है। तो बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो आपको उस लफ्ज से रिलेटेड कोई भी चीज पता है ना, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको एक दो लफ्ज नजर आते हैं ना, बचपन से लेकर आज तक आपने उसके अंदर जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है कि मैंने किसी न किसी जगह पे जाके इससे रिलेटेड ये दो चीज तीन चीज जो है वो पढ़ी थी, उसको लाजमी लिखना है। ब्लैंक किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना, उसके अंदर आपको जो भी पता है, इधर उधर की कोई भी बात पता है, उसके अंदर हर हाल में अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। बिकॉज अगर आपने अटेम्प्ट किया है ना, तो एग्जामिनर आपको 3 में से बहुत कम भी दे देना तो 1 नंबर तो लाजमी देगा। तो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0, और अगर आप कुछ ना कुछ लिख लेते हो तो कम से कम 1 नंबर या 0.5 आपको मिल ही जाना है, ठीक है। तो 0 से बेहतर क्या होता है आपके लिए 1, ठीक है। एक एक पॉइंट से हमारी परसेंटेज ऊपर नीचे होती है। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो जो उस क्लास से रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर कोई भी चीज आ रही है ना, उस चीज को लाजमी लाजमी जो है वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। बिल्कुल इंशाल्लाह बेटे, आप इंशाल्लाह जब पेपर देकर आओगे तो मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा अपनी, कि आपके ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में किसी ना किसी तरह से बोर्ड के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आराम से क्या कहते हैं, सुकून से और अपने आप को जो है वो इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, और रिवाइज करने के बाद जो है वो आराम से सुकून से आपने पेपर करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक हो गया। और एक लास्ट टॉपिक इसका,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस। ठीक हो गया। डिफरेंस के अंदर आपने हमेशा जो अटेम्प्ट करना है बायो के अंदर डिफरेंस, दैट इज ऐसे लाइन लगाओ के एक साइड पे एक पॉइंट, दूसरी साइड पे दूसरा पॉइंट, आपने इस तरह से काउंटर पॉइंट लिखना है। जो पॉइंट यहाँ पे लिखा आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है वो यहाँ पे आप देंगे। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा चैप्टर नंबर 1 से। ठीक हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी साथ साथ चलती जा रही है ना, वो साथ साथ पूछते जाए। ठीक है। ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग में ना भी आए तो शॉर्ट में किसी ना किसी तरह से इस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स मतलब इसमें प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। बेटा मुझे नहीं पता कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है कि नहीं, अभी मुझे एक दफा करने देना, फिर मैं आपको खुद बता दूंगी। ठीक है। बेटा टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। वैसे वो कहने वाली बात तो वो है ना कि अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है हमारा, देने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो चलता हुआ आ रहा है ना अभी हमारे पास एक सिस्टम, उसके अंदर अगर देखें तो टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, इसके अलावा आरएनए और उसका उसके टाइप्स। ठीक हो गया। हम चैप्टर 2 में स्टीरियोमेरिज्म। ठीक है। और इसके आगे जो टाइप्स है ना आपके पास एनेंशियोमर्स, उन इनको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। इसकी जो आगे आई थिंक 4 या 5 टाइप्स है इसकी। हाँ जी बेटा, इन्हीं की डायग्राम्स हम प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज अलग से लेबलिंग के लिए डायग्राम्स आपको पता है कि नहीं आती हमारे पास। ठीक है। बायो के अंदर तो गोल्जी बॉडीज की डायग्राम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो फ्लूइड मोजैक वाली वो आपने लाजमी करनी है इसके अंदर। इन्हीं टॉपिक्स की आपने डायग्राम भी प्रिपेयर करनी है। इनेंशियोमर्स हो गया, एनोमर्स हो गया, डायस्टेरियोमर्स हो गया, ये जो टाइप्स हैं इनकी लाजमी देखनी है फॉर शॉर्ट। ठीक है। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यस, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल लॉन्ग के लिए। अच्छा एक चीज और, जो फर्स्ट एनुअल में आपके लॉन्ग के टॉपिक्स आए थे ना, उनसे थोड़ा हट के आपने लॉन्ग के टॉपिक्स देखने हैं। उनको तो लाजमी प्रिपेयर करना है ना, लेकिन उनसे थोड़ा सा आपने ना साइड पे होके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको देखना है। ठीक है। बिकॉज हमारे पास चांसेस 80% ये होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस वो वाले रिपीट नहीं होंगे। तो उनके साथ यानी जिस जिस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट एनुअल में दिया हुआ है ना, उस चैप्टर के अंदर आपने देखना है कि अगर ये लॉन्ग के लिए फर्स्ट एनुअल में आया था तो ये वाला आप सेकंड एनुअल के अंदर आ सकता है। ठीक है। तो अपने फर्स्ट एनुअल का तो जो पेपर है ना उसका थोड़ा कंपैरिजन जरूर करना है आपने लॉन्ग के लिए। ठीक है। शॉर्ट के लिए तो हमारे पास मोस्टली रिपीटिंग की ऑप्शन होती है, लॉन्ग के लिए ना रेपिटेशन की ऑप्शन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो अगर वॉटसन क्रिक मॉडल लास्ट टाइम नहीं आया था तो मे बी इस टाइम का ये आपके पास 70 to 80% चांस होंगे कि वॉटसन क्रिक मॉडल जो आ सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा जिस जिस चैप्टर के अंदर से फर्स्ट एनुअल के लॉन्ग आए थे उसी उसी चैप्टर के अंदर जाके आपने देखना है कि अगर वो वाला फर्स्ट एनुअल में आया था तो अभी इस चैप्टर में से ये मेरे पास ऑप्शन है कि ये सेकंड एनुअल के अंदर आ सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रही हूँ। ठीक है। ओके। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका कंपैरिजन। यस, मुझे साफ साफ याद आ रहा है, इसको प्लीज नोट करते जाइएगा बच्चे। कार्बोहाइड्रेट
टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और इनका कंपैरिजन आपस में शॉर्ट के लिए, ठीक है। यानी वो कह सकते हैं ओलिगो और डाइसेकेराइड के अंदर जो है, या पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के अंदर कंपैरिजन जो है वो लिखें। तो ये चीज इनका एक तो इनकी टाइप्स इक्वल, और दूसरे इनके कंपैरिजन पॉइंट्स देखिएगा, कौन सा रिड्यूसिंग in नेचर है, और फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये है, इसका स्वीट टेस्ट है, इसका नहीं है, वो कंपैरिजन पॉइंट जो होंगे ना वो आपने देखने हैं, ठीक है, कंपैरिजन पॉइंट्स। और लास्ट इसका आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा वाला, ठीक है। ये वो टॉपिक है बच्चे जो अपनी पोस्ट के लिए प्रिपेयर किए होंगे, ठीक है। इनको आपको सिर्फ एक एक दफा क्या करना है, रिवीजन देनी है, ठीक है। इसका मैं 6 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, एंजाइम्स वाला, प्रॉपर्टीज एंजाइम की और मैकेनिज्म एंजाइम का। बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म और प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट में फिर वही वाले दो आपके पास मॉडल आते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कर लें, ठीक है। वो दोनों मॉडल आपने लाजमी करने हैं। एक हमारे पास था लॉक एंड की, वो वैसे उसी में आ जाता है मैकेनिज्म के अंदर ही, लॉक एंड की, एंड दूसरा वाला था आपके पास इंड्यूस फेट वाला, ये इसी के अंदर ही आता है, ठीक हो गया। ओके, यस, एक और चीज चैप्टर 3 के अंदर से जहां से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन। हर एक दफा जो है वो कोई एक ना एक फैक्टर देकर पूछा जाता है कि इस वाले यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम एक्शन के ऊपर, या पीएच का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम एक्शन के ऊपर। मोस्टली यही दो रिपीट होते हैं, टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। और इसके साथ जो आपके पास ग्राफ है उनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ठीक है। ग्राफ हर हाल में इन दोनों के ग्राफ देखें कि टेम्परेचर का ग्राफ किस तरह से बना हुआ है, और जो आपके पास पीएच ग्राफ है वो किस तरह से बना होगा, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में ये आता है, यस बेटा ये अपलोड होगी, ठीक है। ओके, एक्शन, इनके ग्राफ को अपने हर हाल में कवर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ दे के ना आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करें ये किसका ग्राफ है, और फिर इसे एक्सप्लेन भी करें। तो फिर तो आपने ग्राफ के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करके खुद देखना होता है कि क्या ये टेम्परेचर का ग्राफ है या ये पीएच का ग्राफ है। और कभी कभी वो खुद दे देते हैं कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन। वो साथ नहीं लिखेंगे कि हमें आप ग्राफ प्रोवाइड करें, ये ग्राफ आपने खुद प्रोवाइड करना है उसके एग्जामिनर। ओके, ये चीज होगी। इसके साथ यस, क्लासिफिकेशन के शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। ये आपके लिए आपके पास शॉर्ट के लिए है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। कोई भी एक टाइप एंजाइम की आपको बता के उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, शॉर्ट के लिए।
एंड लास्ट वन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। इसके अंदर भी आप डायग्राम प्रोवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के अंदर आप बताएंगे, ये डायग्राम मेंशन है बुक के अंदर कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। इसमें आप प्रॉपर बताओगे कि जो आपके पास इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड हो जाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, अगर है तो आपने वो साथ लाजमी देनी है। ठीक है, मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, डायग्राम आप इसकी बनाएंगे। और यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके इनहिबिटर्स बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है चैप्टर 4। लॉन्ग के बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर 4 से निकल सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है फोटोसिंथेसिस लॉन्ग के लिए। इनमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं डिफरेंट तरीके से, लेकिन ये पूरा जो लॉन्ग के लिए टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पता है लाइट डिपेंडेंट वाला और लाइट इंडिपेंडेंट का पूरा जो है फोटोसिंथेसिस भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड इंडिपेंडेंट भी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस शॉर्ट के लिए। और बेटा आपने हमेशा याद रखना है कि काउंटर पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट मत इसके अंदर मेंशन कीजिएगा कि जो एरोबिक और एनारोबिक के अंदर सेम हो, जो डिफरेंट हो वो ही। और जो मेन मेन डिफरेंस पॉइंट्स होंगे ना, जो आप कह लो कि बहुत जो डिफरेंस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपको 80 to 90% डिफरेंस नजर आ रहा है, आपने वो मेन डिफरेंशियल पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करने हैं, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस। ठीक हो गया। इसके अलावा वही वाली बात, एनारोबिक के आगे जो आपके पास फेजेस आते हैं, ग्लाइकोलिसिस आ गया लॉन्ग के लिए, क्रैब साइकिल डायग्राम्स के साथ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें से शॉर्ट क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए। ऊपर के जो तीनों पॉइंट आपको बताना चाहिए, ये भी शॉर्ट के लिए। ठीक है, ये और ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक और चीज शॉर्ट के लिए, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। हमेशा कभी साइक्लिक देके क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी नॉन साइक्लिक, कभी इनका डिफरेंस पूछ लेंगे। ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये ऑलरेडी बच्चे काफी अरसे से, मतलब जब से पेपर हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे टॉपिक्स आते होंगे, आपने सिर्फ इनको ना एक दफा देखकर रिवाइज कर लेना। ठीक हो गया, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है कि आपने इसमें से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो नहीं किए, मैं बार बार कह रही हूँ कि उनको दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपने यहाँ से अटेम्प्ट किए हुए हैं उनको रिवीजन दे दें, ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो जो ऑलरेडी याद हुई हुई चीज है आपको उसको रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब आप रिवाइज नहीं करोगे और बगैर रिवीजन के जाओगे तो ना तो वो वाली चीज आपको फायदा देगी, और ना जो अभी आपने याद किया है वो आपको फायदा मिलेगा। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आपसे ये चीजें शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन आपने ये नहीं करना इसमें से कि यार ये टॉपिक मुझे नहीं आते तो मैम ने इंपॉर्टेंट बताया है, मुझे मैं पहले इनको कर लूं। बिल्कुल भी नहीं। जो टॉपिक्स आपने किए हुए हैं इस टाइम पीरियड के ऊपर आके, आपने उनको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन देनी है, और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आपके वहां से आएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा बेटे, मैं रीजॉइन करवाती हूँ आपको।
रीज्वाइन करके आए, और इसकी स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है बच्चा तो प्लीज लेकर इस ग्रुप में शेयर कर दें, बिकॉज बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। 3 में से मोस्टली जो चांसेस है ना लॉन्ग के लिए, वो आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, ठीक है। अगर 5 से 4 मार्क्स का शॉर्ट पार्ट बनकर आता है तो आपको एंजाइम एक्शन जो है वो आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, बाकी चैप्टर 3 में से शॉर्ट बहुत आते हैं। ठीक हो गया। ओके, ले लिए बेटा किसी ने स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक है बेटा, मैं रीज्वाइन करवाती हूँ आपको, फिर रीज्वाइन करें और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अगले चैप्टर्स। ठीक हो गया। ओके, ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 4। अब आ जाते हैं चैप्टर 5 के ऊपर। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लें, जहां पे भी आपको लाइफ साइकिल नजर आए प्लस डिसऑर्डर्स, किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो हैं इनको भी आपने किसी तरह अपने हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है। डायग्राम, फ्लो चार्ट, एग्जांपल, लाइफ साइकिल, डिसऑर्डर, ये स्पेसिफिकली है आप लोगों के लिए कि आपने इनको प्रिपेयर करना है। और अगर आपको बहुत अच्छी तरह से ये नहीं भी पता, लाइक अगर आपने डिसऑर्डर्स अभी तक फुल नहीं प्रिपेयर किए किसी भी सिस्टम के, तो एक दफा उसको लाजमी देख लो और उसके जो 3 मेन पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रख लो के अंदर ये और ये जो चीज है वो होती है, ठीक है। 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें और उसी से 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 वर्ड से आपने जाके पूरी वहां पे कहानी लिख देनी है, ठीक है। कि इस वाले डिसऑर्डर में ये चीज होती है, ये चीज होती है, ये चीज होती है, इस तरह से काम नहीं करना। उन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रख के ना, 3 वर्ड्स को दिमाग में रख के आपने जो कहानी बना सकते हैं 3 से 4 5 टाइम्स के अंदर वो आपने बना दें, ठीक है। लेकिन डिसऑर्डर और लाइफ साइकिल को आपने छोड़ना नहीं है, किसी ना किसी तरह से ये क्वेश्चन डिसऑर्डर का और लाइफ साइकिल का लाजमी आता है, ठीक है। नहीं बेटा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। बस जस्ट मेन मेन पे फोकस करें इसमें। ओके, चैप्टर 5 में से HIV की लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल लाजमी लाजमी देखना है, ठीक है। HIV प्लस बैक्टीरियोफेज, ऑल्टरनेटिव तौर पे कभी HIV कभी बैक्टीरियोफेज, ज्यादा वैसे बैक्टीरियोफेज आता है, लेकिन इन दोनों की ऑल्टरनेटिव वे पे जो है वो आपके पास आ सकता है। नहीं करें, आमना बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। अभी आप उस स्टेज पे हो ही नहीं कि आप कुछ न्यू चीज याद कर सको, और याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग के अंदर खिचड़ी बन जाएगी, जो याद की हुई है उनका भी कोई हाल नहीं रहना, और जब भी याद करोगे वो तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में रहेंगी नहीं। मैं यही चीज आपको बार बार बता रही हूँ कि जितनी आपने तैयारी की हुई है ना, आप अपने आप को सेटिस्फाई रखो कि पेपर उसी में से ही आएगा, ठीक है। अभी इस टाइम पीरियड के ऊपर आके आप कोई नया टॉपिक कभी भी याद मत करें, क्योंकि आपको पता है कि बायो जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको एक दो टॉपिक्स के लेक्चर लिया आपने और आपको लगे कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल जो है वो देख लिया है, मुझे इसकी समझ आ गई है तो अब मैं जो है वो खुद से कर लूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप बुक से नहीं ना देखोगे एक दफा, या आप ये कह रहे हैं कि जब तक आप उसकी बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करोगे ना उसके अंदर, तब तक मुश्किल हो जाएगा। उसकी स्ट्रेटजी बताई है मैंने आमना आपको, मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट एनुअल का पेपर कंपेयर करो, अब जिन जिन टॉपिक के अंदर से, जिन जिन चैप्टर के अंदर से ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं
उन्हीं चैप्टर के अंदर दोबारा से जाके देखो कि अगर ये वाला टॉपिक फर्स्ट एनुअल के लॉन्ग में आया हुआ है तो इसी चैप्टर से दूसरा कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इस अप्रोच को देखो तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये टाइम पीरियड बच्चे वो नहीं है ना कि आप याद करो न्यू चीजों को। ये टाइम आपका सिर्फ रिवीजन का है। जो ऑलरेडी टॉपिक्स आपने कवर किए हुए आप बस उन्हीं को रिवाइज करें। ठीक हो गया। ओके। एचआईवी बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल आपने लाजमी करनी है। वायरस की क्लासिफिकेशन शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। और बहुत इजी टॉपिक है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस शॉर्ट के लिए। और इसके अलावा वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। ठीक है, इनका डिफरेंस भी आ सकता है और अलग अलग भी पूछ सकते हैं आप। ये चैप्टर 5 है आपके। बहुत ब्रीफ सा शॉर्ट सा इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स निकाल के दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक इसका बैक्टीरियोफेज का यूज देख लेना इन जेनेटिक इंगेजमेंट। एक दो पॉइंट, अब ये तो बेटे वो वाले हैं जो हम हर रोज देख भी रहे होते हैं कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। कभी कोई आर्टिकल देख लिया, कभी कोई न्यूज में चीज आ जाती है, तो ये तो हमें पता ही है कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बस उन चीज को आपने एक दफा देखना है कि इस वाली जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे यूज होता है, तो उसको बस अपनी वर्डिंग में लिखें। आप तो वो स्टेज पे हो ना कि आपके लिए तो बहुत आसान है सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने बस दो पॉइंट याद रखने हैं कि आप बैक्टीरियोफेज जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, फेज थेरेपी के अंदर यूज होता है, एज एन अल्टरनेटिव ऑफ एंटीबायोटिक हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल बैक्टीरियोफेज को। तो दो चीजें दिमाग में रखें और उसकी कहानी खुद से बनाएं। ठीक है, डिजीज मुकद्दसा डिजीज की बात कर रही है। शॉर्ट के लिए देख लीजिए। वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी मे बी कहीं शॉर्ट में आ जाए। ठीक हो गया। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंस। ठीक हो गया। पॉजिटिव, बेटा ये लॉन्ग में आती है ना, जिनके आगे शॉर्ट लिखा है वो शॉर्ट के हैं, बाकी आपके लॉन्ग के लिए हैं। ठीक है, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर इसकी डायग्राम लाजमी मेंशन की हुई है। ठीक है, बेशक डायग्राम को याद कर लो और उसको जो नीचे एक्सप्लेनेशन है वो तो हम खुद से भी लिख सकते हैं। यस, एंडो एक्सोस्पोर शॉर्ट के लिए। ठीक है, एंडो एक्सो या फिर जो सिस्ट फॉर्मेशन है इन बैक्टीरिया शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी आ सकता है और अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनकी भी आपने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देनी है कि कैसे फॉर्मेशन होती है एंडोस्पोर की और कैसे फॉर्मेशन होती है एक्सोस्पोर। लॉन्ग के लिए इस चैप्टर में से ग्रोथ फेजेस, लैब फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज वो, और रिप्रोडक्शन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन आपको पता है बाइनरी फीलिंग तो इजी है, वो तो हम कर ही लेते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट के लिए।
और प्लीज बच्चे ऐसा मत कीजिएगा कि आपको डायग्राम आती हो और आप कहो कि यार ये तो शॉर्ट के लिए है, शॉर्ट के अंदर तो डायग्राम जरूरी नहीं है। शॉर्ट में भी आपने जो है डायग्राम हर हाल में देनी है। जहां जहां डायग्राम है, चाहे बाइनरी फिजन के अंदर है, चाहे ट्रांसडक्शन के अंदर है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। पता है मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, या मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी होती थी करने की यहाँ पे प्रोसेस को, मैं कभी भी इनकी एक्सप्लेनेशन याद नहीं करती। ना ट्रांसडक्शन की, ना ट्रांसफॉर्मेशन की, ना मैं बाइनरी फिजन की कभी पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों याद करूंगी। मेरा सबसे मेन फोकस क्या होता है, और आप भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर, कि आप इसकी डायग्राम को समझो कि इसके डायग्राम के कौन कौन से स्टेप्स हैं, और स्टेप वन में क्या हो रहा है, स्टेप टू में क्या हो रहा है, स्टेप थ्री में क्या हो रहा है। आप डायग्राम बनाते हो ना, आपको पता है मैंने यहाँ पे क्या चीज कर रहा हूँ। यहाँ पे बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो है रेप्लिकेशन के बाद क्या हो रही है, सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव करती है, सेल वॉल इनवर्ड मूव कर रही है। उनकी इनवर्ड मूव करने से क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन बन जाती है, और आखिरकार जब वो कॉन्स्ट्रक्शन एक दूसरे से मिलेगी, दोनों पॉइंट जब ज्वाइन होते हैं यहाँ से, तो दो सेल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे पता है, मैंने सारी की सारी डायग्राम को प्रिपेयर कर ली है यहाँ पे, तो मुझे थ्योरी को रटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, जो जो मैंने सॉरी करूंगी, जो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट स्टेप वाइज किए हैं ना, मैं उनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दूंगी। चाहे तो आप इसमें हेडिंग दे दो, स्टेप वन ये काम हुआ है, स्टेप टू ये काम हुआ है, स्टेप थ्री ये काम हुआ है। ठीक है, तो इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। वही जो आप पूरी में रटा लगाओगे ना, इसी इसी के डायग्राम को करने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा रटा लगा रहे हो उसके ऊपर, वही टाइम आप यहाँ से बचा के एक और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस। अगर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन आया था तो फिर आप यहाँ पे गैस लगा सकते हैं, वैसे गैस माइंड में रखिएगा कि गैस गैस ही होता है। लेकिन फिर हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एनुअल में रिप्रोडक्शन आया तो ऑब्वियसली सेकंड एनुअल के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है रिपीट ना हो सकता है हो भी जाए, लेकिन वैसे 80% चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो अगर आप इसको नहीं करें तो फिर आप इसको कर लें, ग्रोथ फेज को। ठीक है, ओके, ये हो गया। यस, शॉर्ट के लिए बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन, शॉर्ट के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा वैसे तो गैस लगाना मैंने आपको पहले कहा था कि मुश्किल होता है, क्योंकि डिपेंड करता है किस मूड में पेपर बनाया गया है, क्या अब सोच है उनकी, क्या स्ट्रेटेजी है उनकी। लेकिन हम जो गैस लगा सकते हैं ना, लाइक चैप्टर वन में से एक आध ऑर्गेनाइज लाजमी आती है। ठीक है, ये हम एक चीज लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन चैप्टर फोर में से लाजमी आता होता है, एक लाइफ साइकिल लाजमी आएगी। ठीक है, किसी की भी आ सकती है। और इसके अलावा हम यस एक जो आपका ये फाइलम और कोरेटा वाला और ये जो मेमिलियन वाला है, इसमें क्लास या फाइलम में से एक आध लॉन्ग में लाजमी आता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो हम पांच पेपर्स को देखते हुए ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो रिपीट होती हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों का हम जो है वो गैस लगा सकते हैं कि इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्लान हुए होते हैं और इसी तरीके से आते हैं। एक एक तरफ से ऑर्गेनाइज आ गई, कोई एक आध लाइफ साइकिल आ गई किसी भी, जैसे आपके पास एंजियोस्पर्म में भी है लाइफ साइकिल। ठीक है, वो जो प्लांट्स वाला चैप्टर है फिजियोलॉजी वाला, वहां से एक लाइफ साइकिल आ जाएगी, या हो सकता है बैक्टीरियोफेज या एचआईवी की लाइफ साइकिल आ जाए। एक फाइलम पोडेटा में से एक लाजमी आता है लॉन्ग के अंदर। तो ये हम गैसेस लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज मैं शायद बताना भूल गई हूँ, चैप्टर नंबर फोर में से जो रोल ऑफ CO2 एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस है ना, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर से भी रोल ऑफ वाटर जो है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैं एक पॉइंट स्किप कर गई, इसको दिमाग में मेरे निकल गया। रोल
ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रोल ऑफ CO2। ठीक है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक जो है वो आ सकता है। ठीक हो गया, ये चैप्टर 6 कवर हो जाता है यहाँ से। चैप्टर 7 में भी लाइफ साइकिल है। ठीक है, शॉर्ट के लिए या हाँ चलिए मैं साथ से बता देती हूँ। चैप्टर 7 से लाइफ साइकिल ऑफ पाइथेरम, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, फोटो रेस्पिरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटो फॉस्फोराइलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई आ गए, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी का डिफरेंस शॉर्ट में। आई थिंक इसकी डायग्राम्स भी है साथ। यस वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडियंटम का लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, मशरूम का भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। मैंने कहा ना, लाइफ साइकिल आपको जहां पे नजर आती है वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी नहीं बच्चे, कभी भी नहीं ऐसा कभी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने जो बुक के अंदर चीज है आपने वही प्रिपेयर करनी है। आपको जहां से डिफरेंस इजी वर्डिंग में मिलता है आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पाइसेरम बुक में मेंशन नहीं है क्या? जी है, अब्दुल्ला कह रहे हैं। डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है आमना। ओके है बच्चे, ठीक है। ओके, एडियंटम की लाइफ साइकिल, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो आपको डिफरेंस पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना डायग्राम के अंदर भी, अगर आपके पास थ्योरी के अंदर वो पॉइंट्स मेंशन नहीं है तो डायग्राम के अंदर अगर वो पॉइंट मेंशन है तो उसको आप ऐड कर दें इसके अंदर। ठीक है, और इसके डिफरेंस के अंदर आप इसकी डायग्राम को भी मेंशन कर सकते हो। तो इस ठीक है, क्रॉस वॉल बता दी आपने, न्यूक्लियर बता दी आपने, एग्जांपल दे दी साथ, और आखिर में दोनों की जो डायग्राम के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है एंड पे वो बना दें। डायग्राम भी कम से कम 5 से 6 लाइन तो ले लेंगी आपके आराम से। ठीक है, और डायग्राम को एक देखते हो ना चीज प्रोमिनेंट भी लग रही होती है, तो आप दोनों की अलग अलग डायग्राम्स भी बना के दे सकते हैं डिफरेंस के अंदर। ठीक है, मशरूम की लाइफ साइकिल, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फंजाई की, पैथोजेनिक इसका एस्पेक्ट देख लेना कि कौन कौन सी
डिजीज कॉज करती है फंजाई, ठीक है। वैसे तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के अंदर दोनों आ जाती हैं, पैथोजेनिक भी आ जाती है और यूजफुल एस्पेक्ट भी आ जाता है, लेकिन आप अलग से भी देख लें। प्रॉपर्टी कर लेते हैं, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ फंजाई। एंडोमाइकोराइजा एंड एक्सो डिफरेंस। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। से बचे आने को तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग हर चीज को नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज हर चीज आप जो है वो कवर भी नहीं कर सकते इस टाइम पीरियड के ऊपर। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। यस, पैथोजेनिक रोल ऑफ फंजाई। चले इसकी बेटा शॉर्ट ले लो फिर। मशरूम जो है ना, एक स्पीशी है, ठीक है। वैसे जो है ब्रॉड टर्म में उससे स्पीशी आती है, तो मशरूम जो है ओके। आप किस तरीके में कह रहे हो? अच्छा, आप क्या करेंगे मुझे बताएं इसके बाद। कैसे आप तसल्ली करना चाहते हैं कि ये टॉपिक किया जा सकता है। एक मिनट बेटा, सेकंड बेटा, अभी आ रही है पता है? अब आ रही है बच्चे? ओके, अब सही है। ओके,
आइए। बता रही हूँ, ठीक है? अगर दोबारा से आवाज का इशू हुआ तो मुझे बताइएगा। आप एक बार बच्चे अब आवाज कैसे रीस्टार्ट करवा दूं? और अगर फिर भी ना सॉल्व हुआ तो स्टार्ट करती हूँ ना, टॉपिक बोर्ड पे लिखना, ठीक है? और अगर आपको साथ साथ आवाज क्लियर ना आई फिर भी तो फिर मुझे बताइएगा अब क्लियर है, ठीक हो गया? चले मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 8 में। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, ठीक है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक हो गया? ओके। अच्छा, उसके अलावा आपके पास प्लूमेरिया की लाइफ साइकिल, एडियंटम की लाइफ साइकिल विद डायग्राम, लॉन्ग के लिए, ठीक है? प्लस डायग्राम भी आपने मेंशन करनी है। प्रॉपर साइकिल को डायग्राम के थ्रू आपने इलाबोरेट करना। इसमें भी कोशिश करें डायग्राम को अच्छी तरह से कवर कर लें, जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी उसको अपनी वर्डिंग में कर दीजिएगा, ठीक है? लैंड एडेप्टेशंस, ब्रायोफाइट्स की, शॉर्ट में आती है तो 3 लिख दीजिएगा, लॉन्ग में टॉपिक आता है तो फिर आपने पूरी डिटेल इसके अंदर देनी होगी। मोनोकॉट एंड डायकॉट का डिफरेंस, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैप्टर 9 पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था फाइलम के अंदर और डेटा लाजमी करना है आपने, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्लास के अंदर मेमेलिया, एप्स और एम्फीबियन,
इनको आपने लाजमी देखना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन से हैं जो स्पेसिफिकली इनको बाकी क्लासेस से डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपने देखने हैं, ठीक है। और ऑल फाइलम्स की तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर शॉर्ट, ठीक है, लाजमी देखनी है आप। चैप्टर 10 के अंदर टेक्स्ट थ्योरी शॉर्ट के लिए अभी आ सकती है, लॉन्ग में तो खैर चांसेस कम ही होते हैं। टेक्स्ट थ्योरी या देना चाहें तो लॉन्ग में भी दे सकते हैं, ठीक है। और यस, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, 0 फाइट में, हाइड्रोफाइट में, जीरो, हाइड्रो, हेलो, इनके अंदर आपने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट देखनी है, ठीक है। इनका किसी दो का डिफरेंस भी देख सकते हैं, जीरो में हम हाइड्रो के अंदर कौन सी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो डिफरेंस भी दे सकते हैं और लॉन्ग के अंदर भी दे सकते हैं। यस, आई थिंक रोल ऑफ पोटाशियम था, पोटाशियम आयंस, और एक और कोई आयन था, ठीक है, उसका आपने देखना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर रोल ऑफ पोटाशियम आयंस। और दूसरा क्या था, इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यस, अगर इनफ्लक्स इनफ्लक्स जो है वो फर्स्ट में आया तो फिर चांसेस कम है उसके, ठीक है, सेकंड में। यस, स्टार्च एंड शुगर थ्योरी, एपिकल लेटरल मेरिस्टम का डिफरेंस, हो गया। ग्रोथ रेगुलेटर्स कोई भी एक आध शॉर्ट में आ जाएगा। ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए। यस, ट्रांसलोकेशन इन फॉर शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकता है ट्रांसलोकेशन वाला, ठीक है। ये हो गए हमारे चैप्टर 10 के लिए। चैप्टर 11, जीआईटी फुल फॉर लॉन्ग, स्मॉल इंटेस्टाइन वो इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। जीआईटी जब फुल करोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जीआईटी का जो 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 आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, उसका डाइजेशन के अंदर क्या रोल है, ठीक है। जीआईटी का कौन सा पार्ट डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कहाँ पे हेल्पफुल है, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जीआईटी करोगे तो फिर आपका वो सारा फुल ही हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन किस चीज की डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है, लार्ज का पूछा जा सकता है, स्टमक के क्या रोल्स है, लिवर का क्या रोल है। तो जीआईटी के जितने पार्ट्स है ना, उनको शॉर्ट के लिए देखना है कि जीआईटी का ये वाला पार्ट डाइजेशन के अंदर यहाँ पे हेल्पफुल है, यहाँ पे इस चीज की जो है वो डाइजेशन करता है और इस तरीके से करता है, ठीक है। तो ये आप जब जीआरटी का फुल टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर ये कवर हो जाएगा। अच्छा,
लिवर के फंक्शंस अलग से देख लीजिएगा। अगर आप पूरा कोई जीआरटी फुल नहीं कर रहा तो लिवर के फंक्शंस देख ले। एंड लिम्फेटिक सिस्टम फॉर लॉन्ग। ठीक है। चैप्टर 12 ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर लॉन्ग के लिए। और यहाँ पे मैं वो बोल रही हूँ डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स शॉर्ट के लिए। ठीक है। जी जी जी। लिम्फेटिक लॉन्ग के लिए। ठीक है। सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन का डिफरेंस। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इनका डिफरेंस। और लास्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। लास्ट चैप्टर 13 2 मिनट रह गए हैं, कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आपने 3 से 4 मेन पॉइंट्स निकालने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म के जो तीन हमारे पास स्टेजेस है ना, इनके 3 से 4 पॉइंट आपने मेन मेन पॉइंट निकालने हैं। ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक हो गया। इनेट और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस। बी सेल और टी सेल का डिफरेंस देख लीजिएगा, सॉरी फंक्शन देख लीजिएगा। बीटा सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ठीक है। और इसके अलावा इसके डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक चीज आपने और करनी है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। इनको इनकी पूरी डायग्राम्स के साथ प्रिपेयर करना है। सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है। चलिए।